हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार शैलेश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शैलेश राय, अध्यापक, विपिन बिहारी इंटर कॉलेज झांसी। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट कक्षा के साइंस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो उनका अनिवार्य विषय है सामान्य हिंदी, उसके पूरे पाठ्यक्रम को बिंदुवार समीक्षा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं। बच्चों, अगर ध्यान हो तो कोरोना काल में 30% का जो सिलेबस था वो हटाया गया था और वो आज भी अनवरत जारी है। एक बात हमें से ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है उसके 2 स्लाइड्स हैं और जो स्लाइड्स के अंत में ये हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो सिलेबस से हटाए गए हैं। ये देख सकते हैं कि ये जो 30% का सिलेबस है ये पाठ्यक्रम हमारे सिलेबस से हटाए गए हैं। तो आएँ बच्चों, हम एक एक करके इस पूरे पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, एक और बात अगर आपको ध्यान हो तो पहले ये सामान्य हिंदी के 3 पेपर हुआ करते थे, उसके बाद ये 2 पेपर हुए, आज 1 पेपर हैं और 1 पेपर में भी ये 2 पार्ट कर दिए गए हैं। देख सकते हैं आप, खंड क और खंड ख। ये ध्यान रखना है कि जो खंड क है वो 50 अंकों का है और खंड ख है ये भी 50 अंकों का है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें यहाँ समझना अनिवार्य है कि आखिर खंड क में हिंदी का, सामान्य हिंदी का कौन कौन सा भाग है और खंड ख में हिंदी का, सामान्य हिंदी का कौन कौन सा पार्ट है। तो समझने का एक बड़ा आसान तरीका है कि जो सामान्य हिंदी के जितने भी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो हमारी महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें हैं, वो सारे लगभग खंड क में शामिल हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पहला जो है गद्य का विकास, जैसे पहले गद्य गरिमा नामक पुस्तक आती थी, यानी गद्य का भाग होता है। दूसरे में हम देख सकते हैं काव्य का इतिहास। तीसरे में ये जो अगला है वो इनके जीवन परिचय से है। तीसरे में हम कहानी देख सकते हैं, कहानियों का विकास। और चौथा खंड काव्य। यानी जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं हमारे सिलेबस में, हिंदी पाठ्यक्रम में, वो लगभग खंड क में हैं। और खंड ख में देखें ज़रा, खंड ख में हम देख सकते हैं कि ये रहा आपका खंड ख। खंड ख में हम देख सकते हैं कि ये जो एक है संस्कृत पुस्तक मूल रूप से, और दूसरा उसके बाद व्याकरण। यानी इसमें जो 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, एक कह सकते हैं संस्कृत और दूसरा व्याकरण। यानी खंड ख में संस्कृत और व्याकरण से प्रश्न आते हैं और खंड क में जितने भी पाठ्य पुस्तकें हैं वो लगभग इसमें सम्मिलित हैं। अब आए हम एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे, एक एक बिंदुवार हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमें इस पूरे पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखें, पहला जो है वो हिंदी गद्य का इतिहास। बच्चों, एक और बात बता दें, इस पूरे हिंदी गद्य के इतिहास और विकास पे मैंने एक वीडियो बनाया है जो शीघ्र ही मैं उसे अपलोड कर दूंगा, उसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो पहला जो है वो हिंदी गद्य का विकास है, जिसमें हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास पढ़ना है, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएँ। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हम ज़रा समझ लें कि आधुनिक काल का जो उद्भव है गद्य के संदर्भ में, उसका हमें अध्ययन विशेष रूप से करना है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो है हिंदी गद्य का विकास और उसकी प्रमुख विधाएँ हैं। उसमें प्रमुख विधाओं में हम सभी जानते हैं कि निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, तो ये कुछ जो प्रमुख विधाएं हैं वो हैं, और साथ साथ जो लघु विधाएं हैं जैसे आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, ये सब भी हमें देखना होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है कि इस पहले भाग से 5 अंक के प्रश्न आते हैं और मूल रूप से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, आगे आए हम देखें ज़रा। दूसरा भाग है काव्य साहित्य का इतिहास। ये काव्य साहित्य का जो इतिहास है इसमें भी आधुनिक काल से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि से संबंधित होता है। इसमें भी ये ऑब्जेक्टिव से प्रश्न आते हैं और ये भी हमारे
5 अंकों के प्रश्न होते हैं, यानी 5 अंक के प्रश्न गद्य के विकास से और 5 अंक का प्रश्न काव्य साहित्य के विकास से आते हैं। अब जो तीसरा है उसे हम देख सकते हैं, वो गद्यांश और पद्यांश, ये तीसरे और चौथे जो हैं भाग, यानी गद्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और चौथा जो है पद्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बच्चों ध्यान हो तो पहले क्या होते थे, पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वो एक गद्यांश दे दिए जाते थे और कहा जाता था कि इस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें, और वैसे ही पद्यांश दे दिए जाते थे और कहे जाते थे कि इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। लेकिन अब इसका प्रारूप बदला है विगत 3-4 वर्षों में, और अब क्या होता है कि एक गद्यांश दे दिया जाता है, एक पद्यांश दे दिया जाता है और उसी से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इसके लेखक कौन हैं, इसके कवि कौन हैं, या एक रेखांकित अंश दे दिया जाता है और कहा जाता है कि उस रेखांकित अंश की व्याख्या करें आप। तो इस तरीके के प्रश्न आपको आते हैं। अगला हम देखें, ये जो 5वां है, 5वें में हम देख सकते हैं कि जीवन परिचय, एक तो लेखकों का जीवन परिचय होता है और दूसरा कवियों का जीवन परिचय। जिन जो हमारे काव्य के भाग होते हैं, आगे हम देखेंगे कौन कौन से रचनाएं पढ़नी हैं कवियों की, तो उनसे संबंधित उनके जीवन परिचय पूछे जाते हैं। ये लगभग 80 शब्दों में होते हैं। तो कवियों के भी जीवन परिचय और लेखकों के भी जीवन परिचय, ये दोनों 80-80 अंकों के शब्दों में लिखे जाने होते हैं और ये 5-5 अंकों के होते हैं। ठीक है, आगे देखें बेटा। आगे जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि कहानी, कथा भाग, तो कथा भाग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें कहानियों के सारांश और उद्देश्य पे आधारित प्रश्न होते हैं। इनकी भी शब्द सीमा 80 शब्दों की होती है और ये भी 5 अंकों के पूछे जाते हैं। अगला जो भाग है, जो खंड क का जो अंतिम प्रश्न जो पूछा जाता है वो होता है खंड काव्य से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो झांसी जनपद में, झांसी मंडल में जो खंड काव्य निर्धारित है वो है सत्य की जीत। तो वो हमें पढ़ने हैं और उनकी कथा वस्तु और प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण से संबंधित एक प्रश्न आते हैं, जो ये भी 5 अंकों के होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ये खंड क थे जिससे 50 अंकों के प्रश्न पूछे गए। अब हम यहाँ देखेंगे खंड ख। ये खंड ख, ये भी आपको 50 अंकों के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने इसके पूर्व बताया कि खंड ख में मूल रूप से 2 पुस्तकें हैं। पुस्तक तो कहें एक ही है जो संस्कृत की, और दूसरा व्याकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो आए देखें जरा, संस्कृत से जो प्रश्न आते हैं वो पहला आता है कि जैसे संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, और दूसरा आता है पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो ये 2 तरीके के प्रश्न इसमें आते हैं जो कि 7-7 अंकों के होते हैं। ठीक है, आगे जो अगला स्लाइड्स है, इस स्लाइड्स में जो अगला व्याकरण खंड है, व्याकरण खंड में मैंने जैसा कि बताया था आपको कि इसमें आपको अलग अलग छोटे छोटे रूप में पूछे जाते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं शुरू से ही। जैसे हम देख सकते हैं कि एक तो आता है लोकोक्तियों, दूसरा संधि, तीसरा विभक्ति की पहचान, और इसी में शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द। तो इस तरीके के प्रश्न इसमें आते हैं। लोकोक्ति और मुहावरों के अर्थ और वाक्य प्रयोग के जो प्रश्न आते हैं वो 2 अंकों के होते हैं, है ना। इसी प्रकार संधि में मूल रूप से 4 संधियां पढ़ाई जाती हैं और वो भी हमारे पाठ्यक्रम में है, लेकिन उससे 3 ही संधियां पूछी जाती हैं। 4 जो पढ़ाई जाती हैं, एक दीर्घ, यड़, आयादि, ये गुण, ये 4 संधियां पढ़ाई जाती हैं और चारों संधियों में 3 संधियों से संबंधित प्रश्न आते हैं। ये 3 अंक के होते हैं। संस्कृत शब्दों की विभक्ति की पहचान एक अगला जो प्रश्न आता है, उसमें संज्ञा आत्मन नामन का रूप होता है। और एक और जो व्याकरण का खंड है जिसे हम देख सकते हैं कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इसे हम शब्द युग्म भी कहते हैं, ये भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न जो आता है वो हम देख सकते हैं कि अनेकार्थी शब्द आता है और ये भी 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे एक और जो ग है, 11 का ग, वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे दूसरे रूप में हम वाक्यांश भी कहते हैं। इसमें भी केवल 2 तरीके के प्रश्न आते हैं और ये 2 अंकों के होते हैं।
अगला जो प्रश्न आता है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जिसे हम वाक्यों का शुद्धिकरण भी कहते हैं। मूल रूप से कुछ शब्दों की त्रुटियां होती हैं और उन शब्दों की त्रुटियों को हमें सही करके पूरे वाक्य को लिखना होता है। ये भी 2 अंक के होते हैं। मूल रूप से इसमें लिंग, वचन, कारक, काल और वर्तनी का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, आगे जो सबसे इस पूरे व्याकरण खंड का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, और अमूमन ये सिर्फ न केवल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बल्कि पूरे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो खंड है रस, अलंकार और छंद। ये तीनों कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण हैं ही। रस में श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण या उदाहरण, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो 2 अंकों के होते हैं। अलंकार में हम देख सकते हैं शब्द अलंकार में प्रश्न आते हैं जो अनुप्रास, यमक और श्लेष से संबंधित होते हैं। अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 महत्वपूर्ण अलंकार हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और छंद में हम देख सकते हैं कि छंद में जो मात्रिक छंद है उससे जो महत्वपूर्ण मात्रिक छंद है जैसे चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलियाँ, इनके लक्षण या उदाहरण, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 और महत्वपूर्ण व्याकरण के भाग हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक है पत्र लेखन और दूसरा है निबंध। पत्र लेखन जो 6 अंकों का होता है और इसके 3 आधार होते हैं, और 3 आधार में जैसे एक नियुक्ति पत्र आवेदन पत्र होता है, दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के आवेदन पत्र होते हैं, और तीसरा अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो ये 3 तरीके के पत्र लेखन होते हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला जो निबंध का भाग है, जैसा कि मैंने चर्चा इसके पहले किया था और बताया भी था कि निबंध के जो प्रकार होते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 या 5 निबंध के प्रकार दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि एक निबंध आप किसी एक विषय पर आप निबंध लिखो। जैसा पाठ्यक्रम में है कि विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक, राजनीतिक, चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा पर या पर्यावरण से संबंधित एक निबंध होगा और जिसे हमें लिखना होता है। ये 9 अंकों के होते हैं। ठीक है, अब आए बच्चों, हम लोग ये देखने का प्रयास करें कि जो पाठ्य वस्तु निर्धारित है हमारे सिलेबस में वो कौन कौन से हैं जिसे हमें पढ़ने हैं। जैसा कि हमने देखा कि गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु है, काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु है और कहानी हेतु है। तो सबसे पहले हम गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु देखें। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वह है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हम सभी जानते हैं कि वासुदेव अग्रवाल जी हैं। दूसरा है अशोक के फूल, जो कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। तीसरा है भाषा और आधुनिकता, जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित है। और अगला जो 2 साल पहले जोड़ा गया था वो है तेजस्वी मन के संपादित अंश, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा रचित है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु है उसमें पवन दूतिका, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित है। मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी का अनुताप, जो कि मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई रचना है। श्रद्धा मनु, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। नौका विहार और बापू के प्रति, ये 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पंत जी की पढ़नी है, सुमित्रानंद पंत जी की। गीत, जो कि महादेवी वर्मा की है। अभिनव मनुष्य, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की एक महत्वपूर्ण रचना है जो मैंने आहुति बनकर देखा। तो ये महत्वपूर्ण हमारे काव्य और गद्य से हो गए। अब हम देखें कथा भाग से, यानी कहानी भाग से जो हमें पढ़ने हैं उस चैप्टर को देखें। उसमें 3 कहानियाँ हमें इस इंटरमीडिएट के लिए पढ़नी है, सामान्य हिंदी के लिए। वो कौन कौन सी हैं? एक तो ध्रुव यात्रा, जो कि जयनेंद्र कुमार द्वारा रचित है। पंचलाइट, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है रेणु जी की, फणिस्वात रेणु जी की। और तीसरी महत्वपूर्ण जो कहानी है वो है बहादुर, जो अमरकांत की है। तो ये 3 कहानी हैं जो हमें पढ़ने हैं। अब इसके अलावा हम संस्कृत में देख सकते हैं कि संस्कृत में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं।
तो ये हम देख सकते हैं कि संस्कृत में हमारे लगभग 7 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला तो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, दूसरा है संस्कृत भाषायाम महत्वम, तीसरा है जातक कथा, चौथा है सुभाषित रत्नानी, पांचवा महामाना मालवीय जो कि मदन मोहन मालवीय के जीवन चरित्र पर आधारित है, और अंतिम है पंचशील सिद्धांता जो कि पंचशील सिद्धांत पे आधारित है। तो ये संस्कृत के हमारे पाठ्यक्रम हैं। अब हम वो महत्वपूर्ण स्थल देखें जिसकी चर्चा अनिवार्य है, क्योंकि मैंने आरंभ में भी कहा कि 30% सिलेबस हमारे कम किए गए हैं। कितने परसेंट कम किए गए हैं? तो 30% सिलेबस हमारे कम किए गए हैं। ये देखना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जो हमारे सिलेबस से हटाए गए हैं। छात्रों, ये देखना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। ये तो हम सभी जानते हैं कि क्या पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये भी हमें देखना अनिवार्य है। तो हम देखें ज़रा, ये 30% जो सिलेबस कम किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। ये देखें हम 30% सिलेबस जो कम किए गए हैं। पहला है, इसमें हम देख सकते हैं, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। दूसरा जो है हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है निंदा रस, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। हालांकि मेरा मत था कि निंदा रस जरूर होना चाहिए था पाठ्यक्रम में, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और हास्य व्यंग के माध्यम से हरिशंकर प्रसाद जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या की है। खैर, ये बोर्ड का निर्णय है। अब हम देखें ये जो काव्य हेतु पाठ्यक्रम है वो कौन कौन से जो हमारे सिलेबस से हटाए गए हैं उसको हम देख सकते हैं। पहला है महर्षि संगुप्त जी का गीत। ध्यान रहे, कह के अनुसार पढ़ना है और गीत नहीं पढ़ना है, ठीक है। पंत जी की रचना श्रद्धा मनु पढ़ना है और गीत नहीं पढ़ना है। ध्यान रहे, ये गीत नहीं पढ़ना है। पंत जी की रचना परिवर्तन नहीं पढ़ना है। दिनकर जी की रचना पूर्वा उर्वशी नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार कथा साहित्य में हम देख सकते हैं कि कथा साहित्य में हमें शिवानी जी का प्रमुख कहानी है लाटी, वो हमें नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चों। आए हम आगे देखें कि संस्कृत हेतु जो निर्धारित पाठ्यक्रम था उसमें कौन कौन से ऐसे पाठ हैं जो हटाए गए जिसे हमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला जो पाठ्यवस्तु है भोज्योदार्यम, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है संस्कृत व्याकरण में संज्ञा, राजन, जगत, सरित, ये नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में सर्व इदम एद का रूप जो है वो हमें नहीं पढ़ना है। और काव्य सुंदर के जो तत्व हैं भ्रांतिमान एवं संदेह, ये भी हमें नहीं पढ़ना, ठीक है छात्रों। तो हमने अभी देखा कि 30% सिलेबस हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं, उसकी बारीकी से हमने विश्लेषण किया। और इसके पूर्व हमने ये देखा कि हमारे पूरे पाठ्यक्रम में कौन कौन से ऐसे सिलेबस हैं जो हमें पढ़ने हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो पूरा पाठ्यक्रम है सामान्य हिंदी का वो 2 पार्टों में विभक्त है, खंड क और खंड ख। खंड क 50 अंकों का, खंड ख 50 अंकों का। पाठ्यक्रम काफ़ी छोटा किया गया है और उसे ध्यान में रखते हुए हमें इसे पूरी इसकी तैयारी करनी है। मुझे भरोसा है कि आपको ये पूरे जो पाठ्यक्रम है वो उसकी बारीकियाँ आपने बेहतर ढंग से समझ ली होंगी। अगले वीडियो में हम जो गद्य का विकास, कथा साहित्य का विकास, काव्य का विकास, इसके संदर्भ में जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसे मैं आपको भेज दूंगा और उसे आप देख लेंगे। थैंक यू।